अपनी इस जर्नी में 2 बार फर्स्ट रैंकर, नीट में फर्स्ट रैंकर बच्चे को गाइड करने का मौका मिला है, उसकी सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। लगभग 4 बार 5 बार टॉप 10 रैंक देने वाले बच्चों की सक्सेसफुल जर्नी में शामिल होने का मौका मिला है, और कई बार 100 और 1000 में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया में रैंक फोड़ी है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि वो जो पहले टॉप रैंक आई, फर्स्ट रैंक आई, टॉप 10 में रैंक आई, टॉप 100 में रैंक आई, टॉप 1000 में रैंक आई, वो पुरानी रैंक थी। मैं ये चाहता हूं कि आप 2026 का बैच भी एक इतिहास क्रिएट करे, एक हिस्ट्री क्रिएट करे, और आप लोग भी एक एग्जांपल सेट करें कि मैं अगले बार जब मेरा बैच लूं तो मैं ये कह दूं कि नीट 2026 में यकीन नीट हिंदी से ऑल इंडिया में ये टॉप रैंक आई, ये बड़ी जबरदस्त रैंक आई है, ये मुझे कहने का मौका मिले। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा मेरे दोस्तों आपकी कठोर तपस्या से। तो मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इतना जोश और जुनून लेके बैठे हैं, या इतना जोश जुनून लेके बैठे हैं कि मुझे ऑल इंडिया लेवल पे रैंक फोड़नी है, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आनी चाहिए? क्या इतना जोश जुनून लेके बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो एक बार स्क्रीन पर आग लगा दीजिए। आपकी स्क्रीन पर जितनी जबरदस्त आग लगेगी, मैं मान लूंगा कि पूरे भारत की जनता, ये मेरे पूरे भारत के भावी डॉक्टर्स बिल्कुल सीने में आग लेके बैठे हैं कि सर बिल्कुल हम किसी भी कीमत पर ऑल इंडिया रैंक फोड़ेंगे। भारत के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर है, जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा तो वहां हमारी फोटो दिखेगी, और उसमें ये बात हम साबित करेंगे कि बेशक हम हिंदी मीडियम से हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को आप हल्के में मत लेना। हल्के में आंकने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग ही नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है उनके पास पढ़ने के संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, लेकिन दिमाग से तो वो बहुत उस्ताद है। तो सबसे बड़ी चीज कि कभी भी इस मीडियम को अपनी सफलता में बाधा मत आने देना। मैंने एक वीडियो भी बना के इस बात पे लिया था कि कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम अच्छी रैंक फोड़ सकते हैं? अरे भाई, हिंदी मीडियम के बच्चे तो मेरे बहुत सारे ऐसे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 100 में भी रैंक लेके आए हैं, टॉप 1000 में भी रैंक लेके आए हैं, वो एम्स दिल्ली में भी बैठे हैं, मौलाना आजाद में भी बैठे हैं। और जब हिंदी मीडियम के बच्चे एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद जैसे मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं तो पक्का पूरे भारत में उन्होंने अपना झंडा गाड़ा होगा, अपनी मेहनत का झंडा गाड़ा होगा। तो बेटा लैंग्वेज जो थी वो लैंग्वेज कभी भी आपकी पढ़ाई में, आपके ज्ञान में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। लैंग्वेज तो केवल और केवल सूचना के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीजें कम आती है, आपको नॉलेज कम है। भाई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई ये कहता है तो उससे कह देना कि भैया हल्के में आंकने की कोशिश मत करना, हल्के में आंकने की कोशिश मत करना, हमारा परिणाम तुम्हें करारा जवाब देगा। इस बात को आपको अश्योर करना है। यस, इस बात को अश्योर करना है। बेहतरीन, पूरे भारत से ताबड़तोड़ आग लगाई जा रही है कि बिल्कुल सर हम आपकी बात से एग्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आनी चाहिए कि हम हिंदी मीडियम के हैं। अरे हिंदी मीडियम तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो अपने देश, अपने भाषा की इज्जत करो, तभी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो तुम इज्जत से कहो, पूरे स्वाभिमान से कहो कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं। जी हां, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ध्यान रखना, हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम फोड़ के रखने की ताकत रखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद जागरूक रहना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम, ये फ्रेंच, जर्मन, ये भाषाएं हमारी नॉलेज को नहीं दबा सकती, हमारी सीखने की क्षमता को नहीं दबा सकती, हमारे मेहनत करने के तरीके को नहीं दबा सकती। तो अब मुझे बता दो कि क्या आप इस बात के लिए रेडी है? बिल्कुल एकदम रेडी है कि भाई साहब किसी भी कीमत पे हम लैंग्वेज का रोना नहीं रोएंगे। हाँ, सीधी लैंग्वेज का रोना नहीं रोएंगे कि हम हिंदी के ये कि वो कुछ नहीं। अरे जब मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करोगे तो वहां तो हिंदी मीडियम के बच्चे को भी वही पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी वही पढ़ना है। जब सबको पढ़ना वही है तो भाई अभी रोना रोने से क्या फायदा है? रोना रोने से क्या फायदा है? और जब आप जाके इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ही पढ़ोगे तो तुम उनसे पिछड़े हुए कैसे होगे? तुम अपने आप उनसे कमजोर क्यों सोचते हो? मत सोचा करो, क्योंकि किसी ने कहा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपको सबसे पहले अपने मन से जीतना है कि हम किसी से कमजोर नहीं है। हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छे संसाधन है, बहुत अच्छे, भारतवर्ष के सबसे अच्छे टीचर्स हमारे पास उपलब्ध है, दुनिया में सबसे अच्छे माता पिता हमारे पास है जो हमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो फिर हम कमजोर किस बात में भाई? हम किसी भी बात में किसी से भी कमजोर नहीं है। और दुनिया में कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज दृढ़ संकल्प। आप लोगों ने डॉक्टर बनने का दृढ़ संकल्प लिया है। मैं देख रहा हूं ताबड़तोड़ लोग मैसेज में लिख रहे हैं कि जी सर बिल्कुल हमने डॉक्टर बनने का दृढ़ संकल्प लिया है। अरे जब आपने डॉक्टर बनने का दृढ़ संकल्प लिया है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सभी गांव और देहात के बच्चे हैं, मेहनत, खून पसीना एक करना तो हमारे रगों में है, हमारी बिल्कुल पीढ़ियों से चला रहा है। हम मेहनत करने में पीछे हटने वाले नहीं है। तो खून पसीने से कमाई हुई चीजों में हम विश्वास करते हैं। तो आपने दृढ़ संकल्प किया कि डॉक्टर बनोगे, कठोर परिश्रम करने के लिए आप रेडी हो, और उसके लिए चाहिए एक सही मार्गदर्शन। तो आपके माता पिता जिन्होंने आपको डॉक्टर बनाने की ठानी वो लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, और भारत के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। तो बेटा ये तीनों चीजें अगर मिल गई तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है, लगातार आगे बढ़ता जाना है, आगे बढ़ता जाना है। जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल 100% मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुमसे तुम्हारे हिस्से की मेडिकल कॉलेज की सीट छीन सके। ठीक है, अब बात इतनी सी तो होगी सर, ये बात तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कही ये बात। लेकिन मुझे अब ये बताओ कि पूरे साल अगर हम नीट की तैयारी करेंगे तो हम नीट की तैयारी करेंगे कैसे? आप इस बैच में जूलॉजी पढ़ाने वाले हो तो आप जूलॉजी कैसे पढ़ाओगे? जूलॉजी को कैसे आगे लेके चलोगे? और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए? तो पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा। बेटा आप सभी ने इस साल के नीट के पेपर को देखा होगा, तो पहले मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप में से कितने लोगों ने इस साल के नीट के पेपर को देखा, या उस पेपर के बारे में पता है कि भैया इस बार का नीट का पेपर तो बिल्कुल बवंडर आ गया, एकदम तहलका मचाने वाला आ गया, किसी ने सोचा भी नहीं था, उम्मीद से परे पेपर आ गया। ऐसा किन किन लोगों को इस बारे में पता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ताबड़तोड़, बिल्कुल बहुत ताबड़तोड़ जवाब आ रहा है, ताबड़तोड़। खुशी, संजना, शिवम, पंकज, एकता, उमेद, कन्हैया, किसान का बेटा, जयदीप, रेशमा, कार्तिक, राधा, प्रिया, श्याम, नैना, बहुत सारे लोग हैं ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। बेटा आपने देखा कि इस बार का जो नीट का पेपर था वो नीट का पेपर पिछले 5-6 साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ था, बिल्कुल अलग पेपर था। या मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो इस बार का नीट का पेपर वो था जो कोरोना से पहले जैसा पैटर्न आता था उस पैटर्न का पेपर था, और बहुत जबरदस्त पेपर था। तो जब इस साल नीट का पेपर आ गया तो हमें संकेत मिल चुका है कि अब आने वाले वर्षों में भी नीट के पेपर का लेवल यही रहने वाला है, या इससे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बार के पेपर में फिजिक्स हमने बोला सबसे टफ आई,
हो सकता है अगले साल के पेपर में केमिस्ट्री टफ आ जाए, हो सकता है अगले साल के पेपर में बायोलॉजी बहुत टफ आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम पिछले साल तक लगातार ऐसे कह देते थे, कि भैया नीट का पेपर तो बहुत आसान आता है, सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधी रटी रटाई बात आती है। अब इस बात को हल्के में मत ले लेना कि नीट का पेपर हल्का आएगा। भाई एनटी वाले समझदार हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि नीट का पेपर का लेवल ऐसा लगना है चाहिए, ऐसा जबरदस्त होना चाहिए कि बच्चा जब पेपर करे तो उसको लगे कि हाँ भाई हम भगवान का दूसरा रूप बनने वाले हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, उसको ये चीज उस पेपर में दिखाई देनी चाहिए। और अगर बच्चे को पेपर में ये चीज दिखाई देगी कि भाई साहब हाँ पेपर औकात वाला है, जबरदस्त है, तो जो मेहनत करने वाला बच्चा रहेगा उसकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। तो पिछले साल तक हमारे साथ ऐसा होता था कि जब भी हम टीचर लोग क्लास में कोई बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट समझाते थे, तभी कोई एक बच्चा कहता था सर ये बात तो नीट में पूछी नहीं जाएगी, सर ये बात तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी। लेकिन इस बार उनको आइडिया लग गया होगा, जिन भी लोगों ने पेपर देखा है, कि भाई हमें कतई इस बात को फोकस नहीं करना है कि कोई भी सर अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छा सिखा रहा है तो ये मत टोकना कि ये वहां नहीं देखा वो नहीं देखा, आपका काम है मेहनत करना। आप याद रखिए अगर नीट के पेपर का लेवल यहां है तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, उससे ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि हम जब बहुत ऊंची सोच रखते हैं ना तब उससे थोड़ा कम हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए आप नीट का एग्जाम दोगे और नीट के एग्जाम में आपकी मेहनत ऐसी है कि हमारे 700 नंबर आने चाहिए, जब आप 700 नंबर की मेहनत करते हो ना बेटा, जब 650 नंबर आते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीट का पेपर तो आपकी मेहनत का लेवल ये होना चाहिए, और जब मेहनत का लेवल ये होगा तो नीट के पेपर का लेवल ये है, आपने तो उससे ऊपर के लेवल की मेहनत करी है, तो इस लेवल को तो आप मेन एग्जाम में मैच कर लोगे, आपको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मैं मोटी बात कह देता हूं कि इस बैच में हम आपको चट्टानों में पहाड़ों में दौड़ना सिखाएंगे, और मेरे दोस्त जब आप पहाड़ों में दौड़ोगे ना तो मैदानों में तो आप बवंडर मचा दोगे। तो अब इतनी सी बात मैंने इस साल के पेपर के बारे में बता दी। मतलब हम इस बात के लिए तैयार रहे कि आने वाला जो पेपर है उसमें हो सकता है केमिस्ट्री ज्यादा कठिन आ जाए, हो सकता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर की चीज आ जाए या और कठिन चीज आ जाए, हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है। तो आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में बता रही है आप बिल्कुल उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट था जो आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन को कितना ही घुमा फिरा के एनटीए वाले दे दे, आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि आपने पूरे कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारा, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है, सीखा है। ठीक है, अब मैं इस बात पे चलता हूं कि सर जब हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर कठिन आ सकता है, इससे भी ज्यादा कठिन आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी आ जाए, तो फिर उसके लिए हमें तैयारियां क्या करनी है और आप अपने जूलॉजी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाने वाले हो। तो अगर आप कहते हो कि सर बताओ आप जूलॉजी को कैसे पढ़ाने वाले हो, तो एक बार स्क्रीन पर आग लगा दो, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे आपको यह बताना है कि जूलॉजी को कैसे पढ़ने वाले हैं, हम पूरे के पूरे साल जूलॉजी कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये बात हमें पता चल जाएगी। जल्दी से आप स्क्रीन पर आग लगा दीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीन पर आग लगा दीजिए और एकदम जोश और जुनून के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आपको पेपर की कठोरता से डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेहनत करने में पीछे हटने वाले लोग नहीं हो। तो आ जाओ मेरे दोस्त, मैं बताता हूं पूरा का पूरा रोड मैप कि कैसे हम जूलॉजी पढ़ने वाले हैं। यस, कैसे हम जूलॉजी पढ़ने वाले, आ जाओ भाई साहब। तो हम यहां पे बात करने वाले हैं सबसे पहले जूलॉजी के रोड मैप के बारे में कि पूरे साल जूलॉजी कैसे पढ़ने वाले हैं। बच्चे ने बोला कि जब भी बात आएगी जूलॉजी पढ़ने की तो सबसे पहले यहां पर इस बैच में आपको मिल रहे हैं आपको लाइव लेक्चर। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको यहां पे लाइव लेक्चर मिल रहे हैं। इन लाइव लेक्चर में मैं हर एक कॉन्सेप्ट को फील कराऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा बेटा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो था उसको फील कराऊंगा। मतलब यहां पे लाइव लेक्चर में आपको जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना। यहां पे दो चीज है, एक सब्जेक्ट पढ़ाना और दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट सिखाना। दूसरा मेरे पास है सब्जेक्ट सिखाना। दो चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट पढ़ाना और दूसरा मेरे पास है सब्जेक्ट सिखाना। जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं उसको ये पता है कि मेरी डिक्शनरी में रट्टा मारने नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं, क्योंकि पढ़ा तो कोई भी सकता है, उसमें रटी रटाई बातें बोली है। मैं सब्जेक्ट को सिखाने का काम करता हूं, मतलब जब मैं सब्जेक्ट सिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको बनाने वाला हूं जीरो से हीरो। बिल्कुल जीरो से हीरो। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को डायग्राम बना के उनके पीछे के लॉजिक दे के बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में छाप दूंगा, दिल में उतार दूंगा और मस्त दो नैनों में चमका दूंगा। यस, ये मेरा पक्का वादा है। सब्जेक्ट सिखाऊंगा, रट्टा मारने की कोई गुंजाइश नहीं, लंबा चौड़ी कथा की कुछ नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। और जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कहीं से भी सवाल तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछे, कोई झंझट नहीं। पहली बात। दूसरा अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसके अलावा क्या करने वाले हैं बेटा, मैं हर एक लेक्चर में जब कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा तो जब हम कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो उसको अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। अपनी लैंग्वेज मतलब हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी मैं थोड़ी यूज करता रहूंगा ताकि आपका इंग्लिश नाम का डर खत्म हो जाए। वो यूज करता रहूंगा ताकि अगर पेपर में हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ी सी इंग्लिश देख के भी आंसर दे दे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक जो थी उस बुक को भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। पूरी बुक के एक कंसेप्ट को एक लाइन की बाल की खाल निकालने वाले मैं क्लास में ही एनसीईआरटी की बुक भी कवर करूंगा। ताकि जब आप एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो एकदम मजा आ जाएगा कि सर बिल्कुल एकदम बवंडर मच गया, मजा आ गया। एनसीईआरटी की एक लाइन भी कवर होगी और हमने एडवांस लेवल की चीजें भी पढ़ ली। तो हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक को कवर करेंगे, प्लस हम कुछ एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी से थोड़ी सी बाहर की लेवल की होगी, थोड़ी सी ऊपर की लेवल की होगी, क्योंकि हमें अपने आप को अच्छी लेवल से तैयार करना है कि अगर नीट का पेपर बहुत जबरदस्त लेवल का आ गया तो उसके लिए भी हमें तैयार करना है। तीसरी चीज हम क्या काम करेंगे बेटा, हर लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि नीट के करंट पैटर्न में है, उन क्वेश्चंस को देंगे और उन क्वेश्चंस को देके और फिर चेक करके देखेंगे भाई साहब कि आपको कितना आता है, किस लेवल की आप लोगों की तैयारी है। ये मैं चेक करने वाला हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू चेक करने वाला हूं। नेक्स्ट बच्चे, जब भी कोई चैप्टर जो पूरा होगा तो उस चैप्टर का आपको मिलने वाला है वन शॉर्ट लेक्चर।
चैप्टर पूरा होने के बाद हर चैप्टर का आपको वन शॉट लेक्चर मिलेगा, ताकि आप जल्दी जल्दी उस लेक्चर को देख के और पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से रिवाइज कर ले, बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से उस पूरे के पूरे चैप्टर को सलीके से रिवाइज कर ले। ये बात भी हम यहीं पे अश्योर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको हर लेक्चर के बाद आपको मिलने वाली है डीपीपीज, आपको मिलने वाली है डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो थी ये आपको मिलेगी। आप लेक्चर में जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पे इन डीपीपीज के क्वेश्चन लगाना और ये चेक करना कि आज के लेक्चर से हमने कितना सीखा है। अगर कहीं गड़बड़ रह गई तो गड़बड़ रह गई, तो उस चीज को दोबारा से अपने को रिवाइज कर लेना है। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है थ्योरी में, तो हमारा 24/7 डाउट पैनल है, आपको वहां पे डाउट डालना है। और मैं इस बात के लिए आपको श्योर करता हूं कि जब भी आप डाउट पूछोगे तो अगले 24 घंटे में आपको उस डाउट का जवाब मिल जाएगा, आपका कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट, अंतिम बात मैं करता हूं कि चैप्टर पूरा होने के बाद हम उस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, कि पिछले कुछ सालों में उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इन सारी चीजों को आपने बड़े सलीके से कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत थी वो तुम्हें बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने से नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। तो ये तो रहा मेरी प्लानिंग कि मैं क्या करने वाला हूं, वो प्लानिंग। अब बात थी कि सर हम क्या करें, हम क्या करें। बेटा यस, आपको बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है। मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं। सबसे पहली बात बेटा, आपका सबसे पहला कार्यक्रम है कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। कैसी सोच रखनी है? पॉजिटिव सोच आपकी होनी चाहिए मेरे बच्चे, पॉजिटिव सोच। बोला सर पॉजिटिव सोच का क्या मतलब है, हम किस चीज के बारे में पॉजिटिव सोचें? बच्चे हमें पॉजिटिव सोचना है, तीन चीजों के बारे में सोचना है। पॉजिटिव तीन चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। किस चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना है? सबसे पहले अपने गोल के बारे में, कि जो तुमने गोल चुना है, जो तुमने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, नीट को क्रैक करने का सपना देखा है, तो पॉजिटिव सोचे। किसके बारे में? हमने बोला अपने गोल के लिए, कि जो तुमने डॉक्टर बनने का सपना देखा है वो दुनिया का सबसे सुनहरा सपना है। डॉक्टर एक दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है, उससे ज्यादा इज्जतदार प्रोफेशन दूसरा नहीं है। तुम्हें ये भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब तुम्हें ये भरोसा हो जाएगा कि जो डॉक्टर बनने का सपना तुम देख रहे हो, जो तुमने गोल चुना है, वो एक बहुत बहुत अच्छा गोल है, और उससे तुम्हारी घर परिवार में इज्जत भी बढ़ेगी, सामाजिक रुतबा भी बढ़ेगा, देश के लिए भी कुछ कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा भी कमा पाओगे। तो जब ये एटीट्यूड आएगा तो ये वो चीज थी जो तुम्हें मेहनत करने पे मजबूर करेगी। क्योंकि दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई मैं कठोर परिश्रम क्यों करूं, मेहनत क्यों करूं। तो आपको जब ये पता चलेगा कि ये गोल जो है इतना सुनहरा गोल है जिससे तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, तो ये वो एक एटीट्यूड डेवलप करेगा, ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, ये एक अंदर आग लगाएगा कि तुम्हें मेहनत क्यों करनी चाहिए। पहली बात। दूसरा, आपको पॉजिटिव सोचना है, वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए। आपको अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। बोला सर अपने लिए क्या पॉजिटिव सोचे? भैया कई बार हम अलग अलग मानसिक स्थिति में होते हैं। हमारे दिमाग में कई बार ये बात आती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम मेहनत करूं, मेरे से नीट का एग्जाम क्रैक ही ना हो। सब लोग कह रहे थे कि नीट के एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं नीट के लेवल बढ़ गया तो मैं उसे क्रैक ही नहीं कर पाऊं। नहीं, आपके दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए। आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। आपको ये अपने अंदर भरोसा रखना है कि भैया मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं कि मैं आसानी से नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। क्योंकि नीट का एग्जाम हमने बनाया है, हमें नीट के एग्जाम ने नहीं बनाया। तो जिस चीज को हम बना सकते हैं उसकी धज्जियां तो उड़ा ही सकते हैं। ये भरोसा आपको होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वो रखना है अपने टीचर्स पर, अपने टीचर्स पर। मतलब आपको भरोसा रखना है कि आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टीज है वो बहुत अनुभवी टीचर है, वो बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और वो आपको जो कंटेंट देने वाले हैं, वो आपको जो चीजें पढ़ाने वाले हैं, वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो मटेरियल आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, उनकी बातें आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी है। आपको उन पे भरोसा रखना है कि ये हमें पक्का डॉक्टर बना देंगे, ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। इतना भरोसा आपको सर लोगों के साथ बनाए रखना है। क्योंकि जब ये तीनों चीजें पॉजिटिव रहेगी ना बेटा, तभी आपका 100% निकल के आएगा, तभी आपका 100% निकल कर आएगा, तभी आपका 100% आएगा, नहीं तो आपका 100% नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बड़ी बात बेटा, आपको नियमित पढ़ाई करनी है, नियमित पढ़ाई। बच्चे नीट का एग्जाम कोई पका हलवा नहीं है कि आए और किसी का बेटा खा ले, ऐसा कुछ नहीं है। नीट का एग्जाम है, उसमें आपको लगातार पढ़ाई करेगी, लगातार डेली आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी वेल शेड्यूल्ड होके प्रॉपर पढ़ाई का शेड्यूल बना के फिर आपको नियमित पढ़ाई करनी है। कोई भी गड़बड़ घटाला नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लाइव क्लास ईमानदारी से लेनी है, नियमित क्लास लेनी है, नियमित पढ़ाई करनी है और नियमित क्लास लेनी है। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। तो बैकलॉग नहीं रहना चाहिए तो याद रखना, नियमित क्लास लेनी है, नियमित क्लास लेनी है, लेनी है। जब नियमित क्लास लोगे तो नो बैकलॉग, तो बैकलॉग नहीं बचेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। क्योंकि सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोड़ा जो है, ये सबसे बड़ा रोड़ा यही बैकलॉग है। हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ दिन तो जोश में बड़ी अच्छे से क्लास लेते हैं और थोड़े दिनों बाद हम बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं, क्लास लेते नहीं है कि मैं बाद में देख लूंगा, कि मैं ये कर लूंगा। तो उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी छूट जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नियमित क्लास लेनी है, कोई बैकलॉग कभी भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात मैं बता देता हूं, अंतिम बात, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा जितनी ज्यादा कर सको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको अप्लाई उतने अच्छे से कर पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट में उतना अच्छा निखार होगा, आपके डाउट्स उतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जब ये सारे काम आप कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप ये कहोगे कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आसियाने बनाने की, हमें भी जिद है वहीं पे आसियाने बनाने की। तो तुम अपना आसियाना वहीं पे बनाओगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। चले, तो ये एक पूरा रोड मैप था जिसको मैंने बड़े ही समराइज में आपको बताया। बाकी क्लास में चलते चलते हम आपको इन सारी चीजों को बताते रहेंगे। अब हम आते हैं आज के ज़ूलॉजी के सबसे पहले चैप्टर पे, और उस सबसे पहले चैप्टर का नाम आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। चैप्टर का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। ये सबसे पहला चैप्टर है जो हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मुझे बता दे पूरे भारत की जनता, क्या ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आर यू रेडी? क्या जोश है, जुनून है, क्या है क्या नहीं है? जल्दी बता दो, आर यू रेडी? हाउ इज द जोश?
आर यू रेडी? हाउ इज द जॉस? जल्दी मुझे बता दीजिए, हाउ इज द जॉस? जल्दी बता दो, जल्दी। फिर आज का बवंडर लेक्चर मैं शुरू करता हूं। आपको ये फील आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप फील कर पाओगे। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई आ जाओ, तो कहानी शुरू करते हैं। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। हमारे चैप्टर का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। जैसा कि मैंने यहां पे आप लोगों के सामने लिख दिया है, चैप्टर का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। बच्चे ये जो चैप्टर है जिसका नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, इस जंतुओं में संरचनात्मक संगठन वाले चैप्टर से अगर एनालिसिस करें तो लगभग नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस का लफड़ा था। अब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन से? इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे एनिमल टिश्यूज, जिसको हिंदी में अपन बोल के चलते हैं जंतु ऊतक, जिसको अपन हिंदी में बोल के चलते हैं जंतु ऊतक। इसका एक पार्ट और है अपने पास, इसका एक पार्ट और है अपने पास, उस पार्ट का नाम है फ्रॉग, जिसको अपन बोल के चलते हैं मेंढक। तीसरी चीज एक और है अपने पास, जिसको अपन बोल के चलते हैं कॉकरोच। और ये मेरे पास है, इसी को अपन बोलते हैं तिलचिट्टा। तिलचिट्टा। अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स दोबारा बनाने हैं क्या? बेटा बिल्कुल कोशिश यही करें कि आप नोट्स दोबारा से बनाएं, क्योंकि नीट के पेपर का लेवल आपने देखा तो नोट्स में भी कई सारी चीजें आपको नई नई सुनने को मिलेगी, कई सारे नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मजा आने वाला है। और जब दोबारा से नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो चीजें और अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। जी हां, तो कोशिश यही करें कि नोट्स अच्छे से दोबारा बनाने की कोशिश करें। यस, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि इस साल की नीट में ये जो फ्रॉग वाला पोर्शन था, इस फ्रॉग वाले पोर्शन से नीट 2025 में सीधे सीधे 3 क्वेश्चन थे। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन थे इस वाले पोर्शन से, है ना। कॉकरोच से सवाल नहीं था, लेकिन इस वाले से 3 सवाल थे। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोगों के पास एनसीईआरटी का सबसे नया वाला एडिशन है। मेरे को बता दीजिए आप में से कितने लोगों के पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी है? जल्दी से मेरे को बता दीजिए। यस, जल्दी से मेरे को बता दीजिए आप में से कितने लोगों के पास नई वाली एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए नई वाली एनसीईआरटी के बारे में, जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस, नई वाली है। अब उस नई वाली एनसीईआरटी की कहानी यह है मेरे दोस्त कि उस नई वाली एनसीईआरटी ने मेंढक को भी दे रखा है, उसने कॉकरोच को भी दे रखा है भाई, उसने एनिमल टिश्यू को एनसीईआरटी ने, नई वाली एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा। इन दोनों को तो दे रखा है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी है उसमें जंतु ऊतक को नहीं दे रखा। लेकिन बेटा बायोलॉजी पढ़ने के लिए, उस बायोलॉजी को शुरू करने के लिए उसका बेस है, बायोलॉजी का बेस है, ये अपने पास बायोलॉजी का बेस है। इस जंतु ऊतक को तो हमें किसी भी कीमत पे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आगे की जूलॉजी समझ में आएगी। तो जिन लोगों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, उनमें तो भाई साहब एनिमल टिश्यू भी दे रखा है, फ्रॉग भी दे रखा है, अर्थवर्म, केंचुआ भी दे रखा है, कॉकरोच भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में ये जंतु ऊतक वाला पोर्शन नहीं है, तो इस जंतु ऊतक वाले पोर्शन को भी मैं कवर करवा के जाऊंगा, ताकि आगे जब कहीं पे कोई टर्म आए तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कहानी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों अब। यस, कहानी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों अब। यस, कहानी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों अब। हाँ, अब कहानी शुरू करते हैं। यस बेटा, आज की क्लास में बहुत भारी लोड लेने की जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पुरानी है उनको नई खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है वो अगली क्लास में आराम से खरीद लेना। आज की तो क्लास है वो एक शुरुआत वाली क्लास है, आप अगले लेक्चर में 1-2 दिन में खरीद लेना। वैसे भी मैं पूरी एनसीईआरटी क्लास में कराऊंगा अभी, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वो एनिमल टिश्यू से ही शुरू करते हैं। अरे भैया कहानी शुरू, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा। हम कहानी शुरू कर रहे हैं आपके सामने, वो कहानी शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। बच्चे जब हम बात करें यहाँ पे जंतु ऊतक के बारे में, तो अपने सामने यहाँ पर 2 वर्ड है, एक वर्ड है जंतु और दूसरा वर्ड है ऊतक। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जंतु क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, हमें यह बात पता होनी चाहिए। उसके बाद ही तो हम उनके ऊतकों के बारे में बात करेंगे कि ऊतक क्या होते हैं। तो सबसे पहली कहानी में यही बता रहा हूं कि हम जंतु के बारे में पता करते हैं कि ये जंतु होते क्या है ये जंतु। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपने कहीं पे सुना होगा जंतु जगत। क्या सुना होगा? जंतु जगत। तो जंतु जगत के जो सदस्य होते हैं उन्हें बोलते हैं जंतु। तो जब भी बोले कि धरती पे जितने भी एनिमल है, जितने भी जंतु है, उसको किसमें रखा गया है? आप कहोगे जंतु जगत में। किसमें रखा गया है? जंतु जगत में। तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि सभी जंतुओं को जंतु जगत में, जगत जिसको अपन बोलते हैं एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो जब भी बोले बताओ सारे के सारे धरती पे जितने भी जंतु हैं, उन सारे जंतुओं को कहां रखा गया है? आप कहोगे धरती पे जितने भी जंतु हैं, उन सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया है। किसमें रखा गया मेरे बच्चे? जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में रखा गया है। धरती पे जितने भी जंतु हैं। पूछेगा सर ठीक है सर, अगर पूछे कि सारे जंतुओं को आप कह रहे हो जंतु जगत में रखा गया, हां, तो इस जंतु जगत में कहां से कहां तक के जीवों को रखा गया है? बेटा जंतु जगत में रखा गया है, वो रखा गया है संघ पोरीफेरा से, संघ पोरीफेरा से संघ कोर्डेटा तक, संघ पोरीफेरा से संघ कोर्डेटा तक। बेटा संघ पोरीफेरा से संघ कोर्डेटा तक जो भी है वो सारे के सारे जंतु है, इनके अलावा कोई भी जंतु नहीं है। पहली बात क्लियर है, जंतु के बारे में पता चल गया कि जंतु क्या है। संघ पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक की सारे किसमें आते हैं? जंतु जगत में। यही जंतु है। अब सवाल था गुरुजी, अगर जंतु जगत के जीव को अपन बाहर निकाले, जंतु जगत के जीव जो था उस जीव को अपन बाहर निकाले और बाहर निकाल के अगर अध्ययन करें, तो आप बताओ जंतु होते कैसे हैं? तो ध्यान रखना, अगली लाइन बहुत बवंडर लाइन है, बहुत बवंडर लाइन है। मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, संभालना अगली लाइन को। बेटा धरती पे जितने भी जंतु है, सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब शरीर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनका शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनता है और वो विषम पोषी होते हैं। वो कैसे होते हैं? विषम पोषी, क्योंकि वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं? वो स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं, स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं, पाद पर निर्भर करते हैं। तो हमने बोला सभी जंतु
बहुकोशिकीय, सभी जंतु बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर, तथा विषमकोशी, तथा विषमकोशी जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं। सभी जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। याद रखना बिना किसी अपवाद के, सारे सारे जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और विषमकोशी होते हैं। कोई भी जंतु पादपों की तरह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। ध्यान रखना, सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं तथा विषमकोशी होते हैं। अब जंतुओं में हम बात करते हैं। एनसीईआरटी माता पढ़ोगे तो एनसीईआरटी माता ने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिया होगा, वो एग्जांपल लिया होगा बेटा हाइड्रा का। हाइड्रा का एग्जांपल होगा। हाइड्रा भी एक जंतु है, इसके शरीर में भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन यहां पर प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं जो होती है उनकी संख्या हजारों में होती है। हाँ यस, तो मैंने बोला प्रत्येक प्रकार की हजारों कोशिकाएं उपस्थित। जब भी हाइड्रा में बात करते चले तो मैंने कहा यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं हजारों की संख्या में है। अगर हम यही बात पता करें मानव के बारे में, यही बात पता करें मानव के बारे में, दैट इज ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो एक बात हमें और पता चली, एक बात हमें और पता चली क्या? कि मानव का शरीर तो हाइड्रा के कंपैरिजन में और भी जटिल शरीर है। मानव के शरीर में कई मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। तो मैंने बोला कई मिलियन कोशिकाएं कोशिकाएं उपस्थित, कई मिलियन कोशिकाएं उपस्थित, कई मिलियन कोशिकाएं उपस्थित, कई मिलियन कोशिकाएं उपस्थित, कई मिलियन कोशिकाएं उपस्थित। बेटा एक बार इस स्लाइड को नोट कीजिए। ये तो मैंने जंतुओं के बारे में एक जनरल सी आपको बात बताई है, ये बात नोट कीजिए। फिर मैं एक बहुत ही बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, संभाल लोगे क्या? कोई तो रोक लो, जल्दी से बता दो। इतना सा कॉन्सेप्ट है, मैं एक बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं, संभाल लोगे क्या? कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, जल्दी बताओ। नोट किया? सवाल को संभाल लोगे? जल्दी बताओ। डन 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 डन। अरे सर झेल लेंगे, संभाल लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। फेंक दो सवाल, फेंक दो क्या? पक्की बात है? चलो तो पहले मुझे पॉल करके बता दो, पहले मुझे पॉल करके ये बता दो, पॉल करके ये बता दो कि क्या कहते हो, हम आगे चल दें या इतनी सी बात क्लियर है? अगर कह रहे हो कि सर इतना सा कंसेप्ट दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त दो नैनों में चमक गया, ये जो बात आपने जंतु के बारे में बताई है वो दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई और मस्त मस्त दो नैनों में चमक गई, तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो अगर आप कहते हो सर आप आगे बढ़ो तो जल्दी से कॉल करके मुझे बता दीजिए सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से थंब इंप्रेशन दे दीजिए। कॉल का ऑप्शन आपके पास आ गया होगा। जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर मैं बहुत बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, बवंडर बताते हैं मिलकर के। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से पोल में थंब इंप्रेशन दे दो। यस, देखते हैं भारत की जनता का परिणाम क्या रहता है। यस, जल्दी भाई साहब पोल का रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट है पोल का, पोल का क्या रिजल्ट है, पोल का क्या रिजल्ट है, पोल का क्या रिजल्ट है। भाई साहब आप लोगों ने वहीं पे ठेंगा दिखा दिया कि सर ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई लाइव क्लास लेंगे तो उसमें बार-बार पोल करवाएंगे और उस पोल के बेसिस पे मुझे ये आइडिया लगता रहेगा कि बच्चे कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं होगा। अगर होगा तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हमने टोटल मिला के 3 बातें सीखी कि सारे के सारे जंतु जंतु जगत में रखे गए हैं, सारे सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं और विषमकोशी होते हैं। अब मैं एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, झेलिएगा। ये लीजिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकता हूं, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं। सवाल क्या है आप बताना। मैं लिख रहा हूं अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताओ। ये बड़ा ही बवंडर सा सवाल मैंने आपकी तरफ फेंक दिया, अभी जो चीज पढ़ाई वहीं से सवाल बनाया है और सवाल आपकी तरफ फेंक दिया है। आप मुझे बताइए अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। ये बात टी फॉर ट्रू है कि एफ फॉर फॉल्स है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस, बच्चों के ताबड़तोड़ जवाब। अरे घोचू क्या कर रहा है बेटा? अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये बात एकदम गलत है, एकदम गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये बात एकदम गलत है, गलत है, एकदम गलत है। जो ट्रू बोल रहे हैं उनको बता दिए एकदम गलत। बेटा 5वीं क्लास में पढ़ाया और मैंने अभी पढ़ाया, मैंने अभी ये लिखा कि सभी जंतु, धरती पे जितने भी जंतु सारे सारे बहुकोशिकीय है। जब मैं कह रहा हूं कि धरती के सारे ही जंतु बहुकोशिकीय है तो भला कोई एक कोशिकीय जंतु कैसे हो सकता है? कोई एक कोशिकीय जंतु कैसे हो सकता है? यहां में लिख दिया अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। अरे गलत बात है, अमीबा जंतु नहीं है, अमीबा जंतु नहीं है। तो क्या है भाई साहब? ये अमीबा जो है ये एक प्रोटोजोअन है। अमीबा क्या है? ये अमीबा एक प्रोटोजोअन है, ये अमीबा एक प्रोटोजोअन है। क्या है बेटा? प्रोटोजोअन। और प्रोटोजोआ बताओ कौन से किंगडम में आता है? जल्दी मुझे बताओ, प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में आता है? जल्दी मुझे बताओ, प्रोटोजोआ है वो कौन से जगत में, कौन से किंगडम में आता है? बहुत छोटी सी बात सिखाऊंगा। मैंने बोला था मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खूब भर के पढ़ा, लेकिन इस छोटे से सवाल को देखते मुंह में झाग आ गए होंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हमने सीख नहीं रखे, हमने रट्टा मार रखा है। हाँ, जैसे पहले वाली बात, हाँ सभी जंतु बहुकोशिकीय पता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता, अप्लाई करना अब सीखा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, पर तुमने लिया, सिखाऊंगा, सीखने की कोशिश करना। तो हमने बोला अमीबा का एक प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन ताबड़तोड़ जवाब है सर प्रोटिस्टा से। प्रोटोजोन किससे? हमने बोला ये किससे? हमने बोला ये मेरे पास है प्रोटिस्टा जगत।
कौन से जगत से है बेटा? प्रोटिस्टा जगत से है। ये मेरे पास प्रोटिस्टा जगत से है। तो मेरे को बताओ, मैं ये कह रहा हूं यहां पे कि धरती पे जितने भी जंतु हैं उन सारे जंतुओं को कौन से जगत में रखा गया? जंतु जगत में। मतलब जंतु जगत के सदस्य हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? जंतु। उन्हें ही क्या बोलते हैं? जंतु। तो ये अमीबा, ये यमला पगला दीवाना, ये अमीबा तो जगत प्रोटिस्टा का सदस्य है। किसका सदस्य? जगत प्रोटिस्टा का सदस्य है। तो क्या जगत प्रोटिस्टा के सदस्य को हम जंतु बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, क्या जगत प्रोटिस्टा के सदस्य को हम जंतु बोल सकते हैं क्या? आप कहोगे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अब मेरे को बता दो, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने यहां पर जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, इनको अप्लाई कैसे करना है, इस बात को सीरियसली लेना है। यस, सीरियसली लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया। तो अगर भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो एक बार मुझे बता दो मेरी रसगुल्ला रवि, ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो फोड़ के रख दोगे कि नहीं रख दोगे? जल्दी। अगर कहते हो बिल्कुल सर फोड़ के रख देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब हमारे बात दिमाग में घुस गई है, हमें समझ में आ गया है ये बात अच्छे से कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहेगा तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अमीबा भी जंतु नहीं है, पैरामीशियम भी जंतु नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे किसके सदस्य हैं? प्रोटोजोन है, किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। केवल जंतुओं को ही, केवल जंतु जगत के सदस्यों को ही जंतु बोलते हैं। और वो सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। इतनी बात क्लियर है तो एक बार स्क्रीन पे आग लगाना तो बनता है। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जल्दी से मेरे बच्चे स्क्रीन पर आग लगा दीजिए। अगर आप मेरे साथ हो तो स्क्रीन पर आग लगा दो। बवंडर। फिर मैं एक और बेहतरीन कांसेप्ट की तरफ आपको लेके चलता हूं। यस, बेहतरीन कांसेप्ट की तरफ आपको लेके चलता हूं। यस, बेहतरीन। लव यू मेरे भारत के रसगुल्ला, लव यू मेरे रसगुल्ला आर्मी के जवानों। सारे के सारे पापा की परियां, मम्मी के मगरमच्छो, सबको मेरा सलाम ताबड़तोड़। क्या बात है, दिन बना दिया तूने तो, है ना। आज 12 तारीख है और 14 मई को मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो जन्मदिन से पहले 14 तारीख को, बर्थडे से पहले जो आप लोगों ने ये ताबड़तोड़ प्यार दिया, ये जो बवंडर मचा दिया, ये जो तबाही मचा दी, ये जो तहलका मचा दिया ना, ये काबिल तारीफ है मेरे दोस्तों, काबिल तारीफ है। जल्दी से इतनी सी बात को एक बार नोट कर लो, जल्दी से इतनी सी बात को एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। काबिल तारीफ, ताबड़तोड़, पूरे भारत की जनता से आवाज। यस, क्या बात, क्या बात। दिल गार्डन कर दिया, दिल गार्डन कर दिया। तो मैं अगला कॉन्सेप्ट आपकी तरफ लेकर आता हूं, फेंकता हूं मेरे बच्चे। वाह, बर्थडे से पहले इतना जबरदस्त गिफ्ट आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्या बात है, एकदम बवंडर, तबाही, ताबड़तोड़, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा आ गया मेरे दोस्त, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। चलो अपन आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। देखिए, मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं और अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऊतक के बारे में। सवाल सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट यही था मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर ये ऊतक जो है, इस ऊतक के बारे में बताइए, ऊतक की परिभाषा क्या है, इन ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या कहानी थी पूरी, बड़े ध्यान से देखना। बच्चे जब भी कोई ऊतक के बारे में बात करके चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया कि अपने पास बायोलॉजी में जब हम ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ऊतकों के विषय में अध्ययन बेटा, ऊतकों के विषय में अध्ययन, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। बड़े ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं मेरे बच्चे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। तो जब भी कोई कहे हिस्टोलॉजी क्या है तो आप कहोगे बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब सवाल था सर हिस्टोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं? ये लीजिए भाई साहब, अगला मेरे पास है हिस्टोलॉजी का जनक। हिस्टोलॉजी का जनक जिसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बता तेरा बाप कौन है? हिस्टोलॉजी का बाप कौन है? तो देखो हिस्टोलॉजी का बाप है बाइकॉट। ये बाइकॉट नाम का वैज्ञानिक जो है, इसी को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जनक इसे बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जनक इसे कहते हैं, बाइकॉट को कहते हैं। अब हम ये तो थी जनरल बात, अब हम काम की बात आते हैं। सर अगर हमसे कोई कहे कि भैया इस टिश्यू के बारे में बताओ, ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू कैसे बनता है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। जब भी हमसे कोई कहे कि यार ये टिश्यू जो था, अगर किसी जीव के शरीर में से ऊतक को बाहर निकाले और उस ऊतक का अध्ययन करे तो बताओ ना ये ऊतक किस चीज से मिलकर बनता है। बड़े ध्यान से देखना, जब भी आप मेरे से बात करोगे कि सर ये टिश्यू जो था, ये टिश्यू किससे मिलकर बनता है, तो टिश्यू को जो बाहर निकाल के अध्ययन करते हैं तो उसमें दो प्रकार की चीजें मिलती है। दो प्रकार की कौन सी? उसमें मिलती है कई सारी कोशिकाएं, इसमें मिलती है कई सारी कोशिकाएं। पहली चीज इसमें मिलेगी कई सारी कोशिकाएं, प्लस इसमें मिलेगा अंतर कोशिकीय, इसमें मिलेगा अंतर कोशिकीय पदार्थ। हमने बोला जब भी टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो यहां पे दो चीजें मिलेगी बहुत सारी कोशिकाएं और फिर क्या मिलेगा? अंतर कोशिकीय पदार्थ। इन दो चीजों से मिलकर क्या बनता है? ऊतक मिलकर बनता है। क्या मिलकर बनता है? ऊतक। अब सवाल था सर आपने बोला टिश्यू में कई सारी कोशिकाएं हैं और अंतर कोशिकीय पदार्थ है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल ये दोनों होने ही चाहिए, इसके बिना ऊतक बनना संभव नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बार बताओ, अगर ऊतक बनाने के लिए मुझे बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत है तो इसका मतलब कि जिस भी जीव के शरीर में ऊतक होगा उस जीव के शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अंतर कोशिकीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं बेटा, थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो मेरे दोस्त, सब बात करते हैं, डायग्राम में आके समझाते हैं। यस, अंतर कोशिकीय पदार्थ क्या होता है अभी बताते हैं। पहले मेरे को बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ऊतक बनाने के लिए कई सारी कोशिकाएं चाहिए तो कहने का मतलब उस जीव के शरीर में भी तो बहुत सारी कोशिकाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोला हाँ होनी चाहिए सर। तो इसका मतलब ऐसा जीव जिसके शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बताओ उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं कि बहुकोशिकीय जीव? बताओ उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीव बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं कि बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं? जल्दी मुझे बताओ, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं कि बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं? यस, जल्दी मुझे बताओ, उसको एक कोशिकीय जीव बोलेंगे कि बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर बोलेंगे कि मल्टीसेल्युलर बोलेंगे? जल्दी बोल के बताओ। ताबड़तोड़ जवाब आ रहा है सर, उसे मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। तो एक बात तो क्लियर होगी, एक बात तो क्लियर होगी कि अगर किसी भी जीव के शरीर में ऊतक होगा ना तो ऊतक तभी होगा जब वो मल्टी सेल्युलर होगा। तो ऊतक रखने के लिए जीव का कैसा होना जरूरी है? मल्टी सेल्युलर। कैसा होना जरूरी है? मल्टी सेल्युलर। कैसा होना जरूरी है? मल्टी सेल्युलर। तो जब भी बोले कि ऊतक के लिए जीव कैसा होना चाहिए? मल्टी सेल्युलर। कैसा होना चाहिए? मल्टी सेल्युलर। तो मैंने बोला ऊतक बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय
जंतुओं में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। जंतुओं या मैं कह दूं जीवों में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जंतुओं या जीवों में पाया जाता है कौन? ऊतक। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सा सवाल आया। सवाल ये आया कि सर इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि अगर किसी के भी शरीर में ऊतक है तो वो कैसा होना चाहिए? बहुकोशिकीय जीव होना चाहिए। जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो जंतुओं में भी क्या है? ऊतक। अब अगला सवाल मैं फेंकता हूं, सर एक बार बताइए ये अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है? और ऊतक में जब आपने बोला बहुत सारी कोशिकाएं थी तो इन कोशिकाओं की, ऊतक की कोशिकाओं की क्या खास बात है? चलो भाई हम यही पता करते हैं कि ऊतक में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं की क्या खास बात है। ऊतक की ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं की क्या खास बात है? पहले आप इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। ये जो लॉजिक जितनी बातें मैंने बताई, हल्की हल्की सी बातें बताइए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बातें बताइए, आप इनको जल्दी से नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ऊतक में जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में क्या खास बात थी। मैं आपको बताता हूं कि ये अंतरकोशिकीय पदार्थ जो था, इस अंतरकोशिकीय पदार्थ की क्या कहानी है। आप पहले जल्दी से नोट कीजिए। यस, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। यस, जल्दी से नोट कीजिए मेरे बेटे, जल्दी से नोट कीजिए। यस, नोट कर लिया? अब बड़े ध्यान से सीट बेल्ट लगा लीजिए और बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिए। एकदम मजा आने वाला है, तबाही मचने वाली है, बवंडर मचने वाला है, बवंडर मचने वाला है, तबाही मचने वाली है। यस, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। अब सवाल था मुझे ऊतक की कहानी बताओ, इस ऊतक की क्या कहानी थी, ये ऊतक कैसे बना? बड़े ध्यान से देखना। हमने क्या कहा? हमने कह दिया कि ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमने मान लिया ये मेरे पास कोई कोशिका है, ये लीजिए। हमने बोला ऊतक में खूब सारी कोशिकाएं हैं। अगर ऊतक में खूब सारी कोशिकाएं हैं तो हमने मान लिया ये जो मेरे पास आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये मेरे पास है ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं। ये लीजिए, ये मेरे पास है कोशिकाएं। एक से ज्यादा कोशिका मैंने बनाई है तो मैंने ये भी बोला कि जीव कैसा हुआ? बहुकोशिकीय हुआ। ये मेरे पास कोशिकाएं हैं, ये मेरे पास ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये लो भाई साहब, ये ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ये लो। ठीक है। अब आप सवाल पूछ रहे थे कि गुरुजी अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है? बड़े ध्यान से देखना। हमने कहा कि आप सवाल ये पूछ रहे थे कि सर अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है। आप देखिए ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ऊतक में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आप देखो इन दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यहां पे देखो, ये रहा इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान, ये रहा इन कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, ये रहा इन कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, ये रहा इन कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, है कि नहीं? ये रहा इन कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान, इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश। तो इसको अपन बोलते हैं अंतरकोशिकीय, इसको अपन बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश, इसको अपन बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश। तो जब भी कोई कहे अंतरकोशिकीय अवकाश क्या है तो हमने बोला कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान। तो ये क्या है? हमने बोला ये अपने पास है कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान। तो जब भी कोई कहे कि बताओ अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है तो रटना बिल्कुल नहीं है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेल्युलर स्पेस, इसी को बोलते हैं अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश है इसे बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। चले, तो अब हमने क्या देखा कि ये सफेद वाली तो अपने पास हो गई कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं के बीच का ये जो अवकाश आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस अवकाश में भरा होता है पदार्थ। ये लीजिए, हमने मान लिया ये अपने पास पदार्थ है जो कि इस अंतरकोशिकीय अवकाश में भरा हुआ है। ये लो, अंतरकोशिकीय अवकाश में ये भरा हुआ है पदार्थ। तो कोशिकाओं के बीच का जो अंतरकोशिकीय अवकाश है और उस अंतरकोशिकीय अवकाश में ये भरा हुआ है जो मैंने पीले रंग से बनाया ये पदार्थ, इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय, इसी को बोलते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ। बेटा इस अंतरकोशिकीय पदार्थ का ही एक और नाम भी है जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वर्ड जिसको बोलते हैं आधात्री वर्ड, मैट्रिक्स वर्ड आपने सुना होगा। ये अंतरकोशिकीय पदार्थ, ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का ही नाम है, इस अंतराली द्रव्य का ही नाम है। तो अब कोई कहेगा कि भैया आपने बताओ कि आपने ऊतक के बारे में बताया था। हाँ, मैंने ऊतक के बारे में बताया था। मैंने बोला था ऊतक कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से। कई सारी कोशिकाएं चाहिए और उन कोशिकाओं के बीच क्या होना चाहिए? अंतराली द्रव्य। इन दोनों चीजों से ही मिलकर क्या बनता है? इन दोनों चीजों से ही तो मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। तो जब भी कोई कहे कि ऊतक किससे मिलकर बना तो आप कहोगे इन दोनों चीजों से मिलकर ऊतक बना। आप देख लो, मैंने यही तो बात बता रही है कि कई सारी कोशिकाएं प्लस अंतरकोशिकीय पदार्थ, इनसे मिलकर बना ऊतक। कई सारी कोशिकाएं प्लस अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स, इससे मिलकर बना ऊतक। अब मेरे को बताओ क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? आप पूछेगा सर आप एक बात बताइए। हमने कहा भैया पूछो। सर आप एक बात बताइए, आपने यहां पे बोला कि इस ऊतक में ये कई सारी कोशिकाएं हैं। हमने कहा कई सारी कोशिकाएं हैं। क्या इन कोशिकाओं में भी कोई खास बात है क्या? क्या इन कोशिकाओं में कोई खास बात है क्या? मैं कहूंगा यस, ऊतक की कोशिकाओं में खास बात है। ऊतक की कोशिकाओं में खास बात है। पूछेगा क्या खास बात है? अरे सुन रहे मेरे रसगुल्ले, सुन रहे मेरे गुल्लू, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, सुन रहे मेरे बेटा। वो पूछेगा ऊतक की कोशिकाओं में क्या खास बात है। तो बड़े ध्यान से देखना, जब भी कोई पूछे कि बताओ ऊतक की कोशिकाएं, जब भी कोई पूछे कि बताओ ऊतक की कोशिकाएं, तो जब भी कोई पूछे कि इन ऊतक की कोशिकाओं की खास बात क्या है तो आपको क्या खास बात बोलनी है? सुन लो कान खोल के, दुनिया वालों, भारत वालों, हिंदुस्तान वालों, बड़े ध्यान से। इन ऊतक की कोशिकाओं की खास बात क्या है? सबसे पहली खास बात, इन ऊतक की कोशिकाओं की संरचना के बारे में बात करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाओं की किसके बारे में बात करते हैं? संरचना के बारे में बात करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाओं की संरचना के बारे में बात करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाओं के कार्य के बारे में बात करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इन ऊतक की कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करते हैं। हमने बोला इन ऊतक में कई सारी कोशिकाएं हैं। अगर उन कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उन कोशिकाओं की संरचना जो थी वो सबकी संरचना एक समान मिलेगी। ऊतक की कोशिकाओं की संरचना क्या मिलेगी? एक समान मिलेगी, मतलब उनकी बनावट एक जैसी मिलेगी। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी बात, उन कोशिकाओं का कार्य जो था वो कार्य भी क्या मिलेगा? एक समान। उन कोशिकाओं का कार्य भी क्या मिलेगा? वो कार्य भी मिलेगा एक समान। कार्य भी क्या मिलेगा? वो कार्य भी मिलेगा एक समान। उत्पत्ति, वो उत्पत्ति भी क्या मिलेगी? एक समान। वो उत्पत्ति भी मिलेगी एक समान। मतलब आप
किसी भी ऊतक को देखोगे तो उस ऊतक की कोशिकाएं जो थी वो देखने में एक जैसी दिखाई देगी, काम भी एक जैसा करेगी और उत्पत्ति भी उनकी एक जैसी होगी। मतलब वो कोशिकाएं या तो एक्टोडर्म से उत्पन्न होगी सारी की सारी, या सारी सारी एंडोडर्म से उत्पन्न होगी, या सारी सारी मेसोडर्म से उत्पन्न होगी। लेकिन ध्यान रखना ये संरचना होती है, ये समान होती है अधिकांशतः। शरीर के अधिकांश ऊतकों में देखोगे, मोस्टली ऊतकों में देखोगे संरचना कोशिकाओं की समान है। कार्य भी उनके अधिकांशतः क्या है? कार्य भी उनके अधिकांशतः क्या है? समान है। लेकिन उत्पत्ति हमेशा समान होती है, उसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब बारी थी सर, तो हमें यह तो पता चल गया कि ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, और वो समूह क्यों बना? एक जैसा, एक समान कार्य करने के लिए, एक समान कार्य करने के लिए। तो अब बारी है, अब बारी है। बोला सर बारी किस चीज की है? अब बारी इस बात की है कि सर आप हमें ऊतक की परिभाषा बताइए। क्या बताइए? ऊतक की परिभाषा। तो बड़े ध्यान से देखना कि इन दोनों चीजों को लिंक करना है और लिंक करके हमें ऊतक की परिभाषा निकाल के देनी है, ऊतक की परिभाषा निकाल के देनी है। तो पहले मेरे दोस्त इतनी सी बात नोट कीजिए और फिर मैं इन दोनों चीजों को मिला के आपके सामने ऊतक की परिभाषा रखता हूं। बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। यस, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। यस, हम परिभाषा खुद बनाएंगे, हमें रटने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हम परिभाषा खुद बनाएंगे। इस बात को और इस बात को दोनों को मिला के और फिर मैं परिभाषा आपको बना के देता हूं। बड़े ध्यान से देखना। यस, इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर हम ऊतक की परिभाषा बनाते हैं, खुद से बनाते हैं इन दोनों चीजों को मिला के। नोट हो गया बच्चे? नोट हो गया? यस, नोट हो गया? यस। अब बड़े ध्यान से देखिए, नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं परिभाषा बनाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे देखिए क्या पता चल रहा है कि ऊतक के अंदर कैसी कोशिकाएं हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं। एनसीईआरटी ने जो परिभाषा बनाई उसको बता रहा हूं कि ऊतक के अंदर समान प्रकार की कोशिकाएं हैं, वो समान कार्य कर रही है, और समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य कर रही है उसमें किसको शामिल कर लिया? उसके अंतर कोशिकीय पदार्थ को शामिल कर लिया, और उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। तो अब मैं ऊतक की परिभाषा की तरफ बढ़ रहा हूं, टिश्यू की परिभाषा की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं टिश्यू, दैट इज ऊतक की परिभाषा, ऊतक की परिभाषा। तो बड़े ध्यान से देखना, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट कार्य करता है उसको उसके अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। तो हमने बोला एक समान कोशिकाओं, एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है, जो विशिष्ट कार्य, दैट इज एक समान कार्य करता है, उसको उसके अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित ऊतक कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। एग्जैक्टली में ऊतक की यही परिभाषा एनसीईआरटी ने दे रखी है कि कोशिकाओं का एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है उसको उसके अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित क्या बोलते हैं? ऊतक। ये एनसीईआरटी माता ने दे रखी है। इसके अलावा ऊतक की एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है, इसके अलावा ऊतक की एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है। यस, बड़े ध्यान से देखना, मैं दूसरी परिभाषा की तरफ देखता हूं। हमने ये बात बोली कि ऊतक में कई सारी कोशिकाएं हैं, मतलब कोशिकाओं का क्या है? समूह है, और उस समूह की कोशिकाएं कैसी है? संरचना भी उनकी समान है, कार्य भी उनके समान है, और उत्पत्ति भी क्या है? समान। उत्पत्ति भी क्या है? समान। तो हमने बोला कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं संरचना में, कार्य में तथा उत्पत्ति में एक समान होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। तो हमने बोला कोशिकाओं का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती है, उसे ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। मतलब ये था कि सवाल सीधा सीधा सवाल था, सवाल सीधा सीधा सवाल था। बड़े ध्यान से देखना, मैं एक सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं, बिल्कुल सीधी सीधी बात। अगर ये दोनों परिभाषाएं हैं, ये दोनों परिभाषाएं यहीं से निकल के आई है, हमने कहीं बाहर से एक भी वर्ड नहीं लिया, इन दोनों को मिला के परिभाषा लिया है। ऊपर वाली परिभाषा जो है हमने बोला ये वाली जो है ये हमारी एनसीईआरटी माता की परिभाषा है, और ये हमने दूसरी वाली परिभाषा बनाई है। ये दोनों की दोनों ही परिभाषा है। चलिए, यस, दोनों ही परिभाषा एकदम सही है। अब एक सवाल था, बड़े ध्यान से देखना, मैं एक सवाल निकालता हूं और सवाल आपके सामने लेके आता हूं, वो इस कॉन्सेप्ट से लेके आता हूं, इस कॉन्सेप्ट से मैं सवाल लेकर आता हूं। तो आर यू रेडी? सवाल का जवाब देने के लिए क्या आप रेडी हैं? सवाल का जवाब देने के लिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? यस, क्या आप रेडी हैं? सवाल का जवाब देने के लिए क्या आप रेडी हैं? यस, जल्दी बता दो भाई, रेडी है? चलिए, मैं पहले इतनी सी बात को जल्दी जल्दी बता देता हूं। बच्चे, मैंने टिश्यू की परिभाषा में लिया कि समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। अरे जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह हो गया तो ये बात तो फिक्स हो गई कि टिश्यू केवल बहुकोशिकीय जीवों में मिलेगा, बहुकोशिकीय जीवों में मिलेगा। मेरी बात क्लियर है? तो मुझे बार-बार बहुकोशिकीय लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं पहले लिख चुका हूं। अब हमने बोला कि मैं एक सवाल आप लोगों की तरफ फेंक रहा हूं, सवाल को समझने की कोशिश करना। मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं ताकि यहां क्या सीखा वो कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ जाए। याद रखना बहुत ध्यान से। मैंने बोला हमेशा ऊतक की कोशिकाएं संरचना, कार्य तथा
उत्पत्ति में तथा उत्पत्ति में एक समान होती है। हमेशा ऊतक की कोशिकाएं संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती है। बताओ मेरे को ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से मेरे को बता दो। ये जो बात अपने पास है ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से आप मुझे बता दो, जल्दी से आप मुझे बता दो। अरे बोल रे रसगुल्ले, पापा की परी, जल्दी बोल, मम्मी के मगरमच्छ, जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाओ तभी कॉन्सेप्ट सीखोगे, नहीं तो भाई साहब मुंह में झाग आ जाएंगे, मुंह में झाग आ जाएंगे। भाई पूरे भारत की जनता ताबड़तोड़ एक ही बात लिख रही है, पूरे भारत की आवाज, सर एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। बिल्कुल सही आंसर आता, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मैंने यहां पे वर्ड क्या लिख दिया? हमेशा, जबकि मैंने यहां पर आपको बताया कि संरचना और कार्य तो अधिकांशतः समान होते हैं, अधिकांशतः मतलब अपवाद है, लेकिन उत्पत्ति हमेशा समान होती है। इसीलिए ये बात क्या हो गई मेरे बच्चे? गलत हो गई। ये बात मेरे पास क्या होगी? गलत हो गई। पूछेगा सर क्या आप इस बात का उदाहरण दे सकते हैं क्या कि ऊतक की कोशिकाओं की संरचना और कार्य जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन उत्पत्ति समान होती है? क्या इस बात का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। अगर इस बात को समझाने के लिए आप मेरे से एग्जांपल लोगे तो मैं एग्जांपल में सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है, वो मेरे पास ब्लड। याद करो ब्लड में कोशिकाएं हैं, आरबीसी। यहां पे देखो ब्लड में अपने पास आरबीसी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, ब्लड में प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संरचना और कार्य क्या है? अलग अलग, लेकिन उत्पत्ति एक समान है। तीनों की तीनों मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। तो हमने बोला संरचना तथा कार्य, हमने कहा भिन्न, उत्पत्ति एक समान, और वो कैसी है? मीजोडर्मल। उत्पत्ति एक समान है मेरे बच्चे, मीजोडर्मल है। उत्पत्ति एक समान है, मीजोडर्मल है। ये इस बात को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, इस बात को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। यस, और ये ऐसा एग्जांपल है जो आप सभी को पता भी है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप सभी को पता भी है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप सभी को बखूबी पता भी है। यस, क्लियर है? अगर बेटा ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है तो एक बार स्क्रीन पर आग लगा दो, ताकि मुझे भी ये बात पता हो जाए कि कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त 2 नैनो में चमक गया, मस्त मस्त 2 नैनो में चमक गया। तो जल्दी से आप स्क्रीन पर आग लगा दीजिए ताकि मेरे को ये बात पता चल जाए कि आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी से मेरे पूरे भारत के नौजवानों, जल्दी से मेरे दोस्तों। यस, अब एक सवाल छोटा सा है। बोला क्या? बोला मुझे एक बात बताओ, क्या आपने यहां पे एक छोटी सी बात लिखी है? मैंने कहा क्या लिखा? आपने बोला संरचना अधिकांशतः समान, कार्य अधिकांशतः समान और उत्पत्ति हमेशा समान। बोला हाँ। अब बताओ अगर इन ऊतक की कोशिकाओं की संरचना में बदल दूंगा, इसकी संरचना अलग कर दूं, इसकी संरचना अलग कर दूं, तो क्या होगा? भाई मैंने यहां पे समझाया था कि अगर ऊतक की कोशिकाओं की संरचना बदलेगी तो उसका कार्य भी बदल जाएगा। संरचना बदलेगी तो कार्य भी बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका की संरचना और कार्य में कोई तो लफड़ा है, कोई तो गड़बड़ घोटाला है, दोनों में कोई ना कोई तो अंतर संबंध है। तो हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, और इधर है मेरे पास कोशिका का कार्य, का कार्य। तो मतलब तो ये निकला मेरे दोस्त कि कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य में कोई ना कोई तो गड़बड़ घोटाला है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है मेरे बच्चे? अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है। ध्यान रखना कि कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य में कोई ना कोई तो गड़बड़ घोटाला है। क्या गड़बड़ घोटाला है? कि अगर कोशिका का काम बदलेगा तो उसकी संरचना भी बदल जाएगी। यस, तो हमने बोला कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे निकाला, क्या परिणाम निकाला? कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती है। तो कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती है, कार्य के अनुसार बदलती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर ऊतक की कोशिका की संरचना बदलेगी तो कार्य भी बदल जाएगा, तो कार्य भी बदल जाएगा। बहुत खूबसूरत लाइन, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है। ये लाइन आई कहां से? ये इस कॉन्सेप्ट से निकल के ये लाइन आई है। यस, अब बताओ अगर इतनी सी कहानी क्लियर है तो फिर मैं एक अगला क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, जल्दी से, इतनी कहानी क्लियर है तो एक बार स्क्रीन पे थंब इंप्रेशन दे दो, फिर मैं एक बवंडर सा सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं। चेक कर लेता हूं कि ये भारत के जो फ्यूचर डॉक्टर्स है, क्या इनमें जोश है, जज्बा है, जुनून है, कि अंदर आग लगी है सक्सेस प्राप्त करने की? क्या अंदर आग लगी है अंदर आग? क्या अंदर वो जोश है, जुनून है? मैं चेक कर लेता हूं मेरे एक सवाल से। यस, और मुझे ये भी पता चल जाएगा उसके बेसिस पे कि आपने कितनी ईमानदारी के साथ मेरी क्लास ली। तो फेंकू सवाल, आर यू रेडी? बिल्कुल रेडी है मेरी रसगुल्ला आर्मी, बिल्कुल रेडी है मेरी रसगुल्ला आर्मी, बिल्कुल रेडी है ये भारत की रसगुल्ला आर्मी। गुल्लू तू भी रेडी है मेरे बच्चे, घोचू तू भी रेडी है मेरे बच्चे, पापा की परी तू भी रेडी है रे, मम्मी के मगरमच्छ तू भी रेडी है रे। चलो देखो सवाल फेंकता हूं, संभालना।
बच्चे अगर मैंने पूछा कि टिश्यू को बनाने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं चाहिए, तो ये बात तो फिक्स है कि तुम मुझे ये बता दो कि ऊतक जो है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है? जल्दी बताओ, ऊतक जो है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है? जल्दी मुझे बताओ। यस, ये बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपकी तरफ पूछा है। ऊतक जो है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है? जल्दी आप मुझे बता दो, जल्दी आप मुझे बता दो। अच्छा, स्क्रीन पे ताबड़तोड़ जवाब आ रहा है, सर बहुकोशिकीय में, सर बहुकोशिकीय में, सर बहुकोशिकीय में। अब एक सवाल मैं और पूछता हूं, आप मेरे को बताओ कि धरती पे जितने भी जंतु हैं, धरती पे जितने भी जंतु है वो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? जल्दी मेरे को बताओ, धरती पे जितने भी जंतु है वो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? जो धरती पे जितने भी जंतु है वो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? जल्दी बताओ। धरती पे जितने भी जंतु है वो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? आपने ताबड़तोड़ जवाब दिया कि सर धरती पे जितने भी जंतु है वो सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय है। धरती पे सारे के सारे जंतु जो है वो बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। तो अब कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, मैं एक सवाल आपकी तरफ फेंक दिया, क्वेश्चन संभालना। क्या सभी जंतुओं में, क्या सभी जंतुओं में, क्या सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है? इस सवाल का जवाब दे दो, जल्दी से बता दो, क्या सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है? ये बात तो ठीक है कि धरती पे जितने भी जंतु हैं सारे सारे बहुकोशिकीय जंतु हैं, तो आप मुझे बताओ क्या सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दो, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अब बहुत सारी भारत की जनता जवाब दे रही है यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। तो पहले आप में से कोई ये बताएगा कि केवल वो बच्चे स्क्रीन पर आग लगाना, केवल वो बच्चे स्क्रीन पर आग लगाना जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, वो बच्चे स्क्रीन पे आग लगाना, केवल वो बच्चे जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं वो स्क्रीन पे आग लगाना। यस, केवल वो बच्चे स्क्रीन पे आग लगाना जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, स्क्रीन पे आग लगती हुई बढ़ती हुई दिख रही है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो लोग स्क्रीन पे आग लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कोई भी बात पढ़ाई है वो इनमें से किसी भी आदमी के लिए नई बात नहीं होगी, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि ये बात तो मैं सदियों से पढ़ाता रहा हूं, सदियों से पढ़ाता रहा हूं। क्या सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है? तो इस बात का जवाब होगा बेटा नो, नहीं, सभी जंतुओं में ऊतक नहीं पाया जाता। बेशक बहुकोशिकीय है लेकिन सभी जंतुओं में ऊतक नहीं पाया जाता। पूछेगा सर कैसे, क्या कहानी है इसकी? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें ऊतक नहीं पाया जाता? मैंने बोला संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। बेटा संघ पोरीफेरा के जंतुओं में, संघ पोरीफेरा के जंतु जो है उनमें क्या होता है? ऊतक अनुपस्थित। संघ पोरीफेरा के जो जंतु है उनमें ऊतक नहीं पाया जाता। वो बहुकोशिकीय है लेकिन ऊतक नहीं पाया जाता, वो बहुकोशिकीय है लेकिन ऊतक नहीं पाया जाता। पहली बात। दूसरी बात, बोला सर जंतु जगत में पोरीफेरा में ऊतक नहीं है, हाँ, तो ऊतक बनना कौन से फाइलम से शुरू हुआ? बड़े ध्यान से देखना, जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत, जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत, ये ऊतक बनना कहां शुरू हुआ? ये बात याद रखनी है। ऊतक की शुरुआत किससे हुई? संघ सीलेंड्रेटा से। जंतु जगत में ऊतक की शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? वो संघ सीलेंड्रेटा से हुई। सीलेंड्रेटा से पहले के जंतुओं में ऊतक नहीं, सीलेंड्रेटा से पहले के जंतुओं में ऊतक नहीं था। अब मैं एक सवाल आप लोगों की तरफ फेंकता हूं, तो मुझे बता दो, आर यू रेडी? जल्दी बताओ। मैं एक सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, आप बता दो, आर यू रेडी? जल्दी मुझे बताओ। मैंने कहा था हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर उसको सिखाने के लिए उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी से मेरे को बता दो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि मैं बेसिक बात बिल्कुल, मैंने बोला था जीरो से हीरो बनाने की तरफ चलेंगे, जीरो से हीरो बनाने की तरफ चलेंगे। बस जोश यही रखना, जुनून यही रखना और खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा रखोगे ना तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तकदीर के पीछे मत पड़ना कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। आप अपने हिस्से की मेहनत करना, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसकी तकदीर में भगवान वही लिखेगा जो उसे चाहिए, है ना? और पूरे कॉन्फिडेंस से जब खुद पे भरोसा आ जाए तो ये बात कह देना, ये बात कह देना कि खुद से हार जाऊं तो अलग बात है, अरे खुद से हार जाऊं तो अलग बात है, तकदीर के आगे झुकने वाला मैं नहीं। मुश्किलों से कह दो कि अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अगर मैं शुरू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं, फिर रुकने वाला नहीं, फिर रुकने वाला नहीं। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। यस, फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी में होना चाहिए, फिर कहानी खत्म है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन फेंक रहा हूं, उसमें अपन बात कर रहे हैं यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। स्टेटमेंट 2, ऊतक बहुकोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। स्टेटमेंट 3, सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है।
अब बेटा इन तीनों स्टेटमेंट को बड़े सलीके से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। तीनों में से बता दीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। ये निचोड़ है, मैंने ये जो कहानी लिखी इसका निचोड़ है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, यस जल्दी से, इस पूरी कहानी का निचोड़ है ये। मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। भारत की जनता का जवाब आ रहा है, ताबड़तोड़ जवाब आ रहा है। अधिकांश लोग लिख रहे हैं पहला और दूसरा तो सही है सर और तीसरा गलत है। पहला और दूसरा तो सही है सर, तीसरा गलत है। चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कहानी। यस, हमने बोला सभी जंतु बहुकोषी होते हैं, एकदम सही बात है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, एकदम सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। यस, धरती पे जितने भी जंतु हैं सारे बहुकोषी हैं। ये कह रहा है ऊतक बहुकोषी के प्राणियों पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऊतक होने के लिए शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, क्योंकि हमने कहानी शुरू करी है वहां से, बिल्कुल ठीक बात है। ये कह रहा है सभी जंतुओं में ऊतक पाया जाता है, यहां पे लिखा है कि संघपोरी के जंतु है, ये जंतु है, मतलब ये बहुकोषी के तो है, ये बहुकोषी के है, ये जंतु है। मतलब मैं लिख देता हूं कैसे है, बहुकोशिकीय जंतु है तो कैसे है, बहुकोशिकीय है, लेकिन इनमें ऊतक क्या है, अनुपस्थित। ये कह रहा है सभी जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं ना, संघपोरी फेरा के जो जंतु है वो बहुकोशिकीय है, जंतु है, लेकिन उनमें ऊतक नहीं पाया जाता। ये बात जो हुई वो एकदम हुई गलत बात, वो एकदम हुई गलत बात, वो एकदम हुई गलत बात। तो मुझे ये बता दो बेटा, ये क्वेश्चन जो था ये इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था। नीट में क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आगे, वो बातों में उलझाएगा, है ना, वो बातों में उलझाएगा, बातों में उलझाएगा, वर्ड्स में उलझाएगा। और अगर ये कांसेप्ट क्लियर है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मैंने लिखे ऐसे थे ताकि आपकी तीनों चीजें एक बार में ही एकदम क्लीन हो जाए, दिमाग में छप जाए, दिल में उतर जाए और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाए। और फिर तुम रसगुल्लो अपनी रसगुल्ली से कहो कि सुनो मेरी रसगुल्ली, इसका ही सराहने वाले हैं, तू फूल न बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं, हम दिल बिछाने वाले हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त दो नैनों में चमक गया, तो स्क्रीन पर दिल की बौछार हो जानी चाहिए। बिल्कुल दिल की बौछार हो जानी चाहिए मेरे दोस्त, दिल की बौछार हो जानी चाहिए। यस, स्क्रीन पर बवंडर दिल की बौछार हो जानी चाहिए मेरे दोस्त, बवंडर दिल की बौछार हो जानी चाहिए मेरे दोस्त। यस, क्या बात, क्या बात, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, बेहतरीन, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया एकदम, बवंडर, जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू रसगुल्ला आर्मी, थैंक यू रसगुल्ला आर्मी, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद, मजा आ गया भाई, मजा आ गया मेरे दोस्त, मजा आ गया। चले तो बेटा आज का जो ये लेक्चर था, उम्मीद कर रहा हूं इस लेक्चर में मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल उस हिसाब से पूरी की पूरी कहानी शुरू करी थी। और मुझे ये भी भरोसा है कि पक्का आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज के लेक्चर से सीखी होगी, एक नया कॉन्सेप्ट आपने डेवलप करा होगा। और मैंने एक वर्ड आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कहा था कि मैं चीजों को पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। तो आपने वो चीज महसूस करी होगी कि यार ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनको हम लाइटली ले गए थे, और अपन नीट की एग्जाम अपन ने 11वीं भी पढ़ ली, 12वीं भी पढ़ ली, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो आज आपने सीखने को मिले। तो अगर ये कह रहे हो कि सर आज का लेक्चर बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो यार एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है और पूरे भारत की जनता जो है वो डॉक्टर बनने की कसम खा चुकी है, तबाही मचाने वाली है, बवंडर मचाने वाली है। तो एक बार स्क्रीन पे जबरदस्त आग लगा दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। और मैं आज एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी जो ये क्लास थी, जबरदस्त जिंदाबाद क्लास थी, मैं आज इसके होमवर्क वाले तरफ बढ़ता हूं। बच्चे हम यहाँ पे जो होमवर्क देंगे हर क्लास के लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा। आज का तो लेक्चर जैसे शुरू वाला लेक्चर था, पहला लेक्चर था, इतना बहुत ज्यादा पोर्शन हुआ भी नहीं। तो आज के लेक्चर में तो आपको केवल अपने जो नोट्स हैं वो नोट्स पढ़ने हैं। आज के तो लेक्चर में नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम आपको डीपीपी भी देंगे। तो होमवर्क में जो डीपीपी जिस दिन दी जाएगी वो डीपीपी भी आपको लगानी है। और आपको हम यहां पे देखना जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर मैं आपको टिक कराऊंगा, लिखाऊंगा कि आज के लेक्चर में कौन कौन सा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, वो चीज मैं आपको नोट कराऊंगा। वो क्वेश्चन आपको घर जाके लगाने हैं ताकि जिस दिन जो पढ़ा उसके बेसिस के सारे क्वेश्चन लगा लोगे और एक एक कॉन्सेप्ट जो था वो निकल के बाहर आएगा, एकदम मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो स्क्रीन पर ताबड़तोड़ आग लग रही है, बिल्कुल आग लग रही है स्क्रीन पर, तो बिल्कुल सिंदूर चल रहा है, याद है ऑपरेशन सिंदूर, हाँ उसकी तरह बिल्कुल हर जगह आग 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 बिछा दी है। यस, उधर इंडियन आर्मी ने आग बिछा दी थी, यहाँ पे पूरे भारत की हिंदी मीडियम की जनता ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लव यू गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए।